देश में कांग्रेस ने बहुत कुछ बदलाव लाया। बदलाव की ब्यार ही वहीं से बही जहां हम आज़ाद हुए तो हम एक सुई के लिए भी विदेश पर निर्भर थे। आज हम अपनी टैंक बना रहे हैं, रक्षा उपकरण बना रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट बना रहे हैं। तो योगदान किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं, पूरे देश का होता है। कांग्रेस ने भी बहुत कुछ दिया है, मेट्रो दिया, रेल दिया, बहुत कुछ उपलब्धियां उनकी हैं, शहर शहर को जोड़ा। जहाँ तक बात बीजेपी का है, तो गवर्नमेंट जब दूसरी आती है तो उसको मुद्दा चाहिए होता है। मुद्दा कि आप जब तक दूसरों की कमियां नहीं गिनवाएंगे तो लोग आपको भला कैसे कहेंगे। तो सड़कों के नाम बदल देने से, शहरों के नाम बदल देने से, योजनाओं के नाम बदल देने से, उपाधियों और सम्मानों के नाम बदल देने से तरक्की नहीं होती है। आपने अगर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया तो ये देश के लिए कोई बहुत बड़ी गौरव नहीं थी। गौरव तब था कि आप दोनों रत्न चलाते, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी देते और राजीव गांधी खेल रत्न भी देते। शहरों के नाम बदलने से शहरों की तरक्की नहीं होती है। पर आप क्या कहेंगे, हर घर झंडा फहराने का आदेश मिला है सरकार की तरफ से? मुझे तो लगता है कि हर घर झंडा फहराने का जो आदेश है, इसके लिए इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से झंडा बांट देना चाहिए था, क्योंकि जिनके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है झंडा खरीदने, वो कहाँ जाएंगे। तिरंगा हम दिलों में लेकर जीते हैं। हमारे जो मध्यम और निम्न वर्ग के जवान इस तिरंगे को शरीर पर लपेट के मरने के लिए सीमा पर जाते हैं। आप हमें झंडा फहराने के लिए क्या संदेश दीजिएगा? झंडा को तो हम हमेशा से सर आँखों पे रखते आए हैं और तिरंगा का सम्मान करते आए हैं। ये केवल एक मुद्दा दिया गया है कि सारी मीडिया, सारे लोग तिरंगा 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 में लटक जाएं और इनका रोज़गार और महंगाई का मुद्दा गौन हो जाए। सब लोग उसने नहीं फहराया, उसने हाँ कहा, उसने ना कहा, ले डिबेट दे डिबेट गोदी मीडिया करती रहेगी और लोग उसमें ही उलझे रहेंगे। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी कोचिंग संचालिका डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी के पास हूँ। ये सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और कवित्री भी है और भावी पार्षद उम्मीदवार है। चर्चे में इनसे पूछते हैं, जो आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 साल में भारत ने क्या प्रगति किया, भारत ने कितनी ऊंचाई पर है, सबका साथ सबका विकास कितना सार्थक है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर स्वर्णिम आज़ादी के 75 साल, कितना खुशहाल, कितना जंजाल। बेगूसराय फ्रंट लाइन में शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों और समस्त देशवासियों को सबसे पहले आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ादी के 75वें दिवस को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं और आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि कितना खुशहाल, कितना बदहाल। खुशहाल की यदि बात की जाए तो देश ने बिल्कुल कमोबेश शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, ख़ासकर खेल जगत में बहुत सारी तरक्कियां की हैं, नई बुलंदियों को छुआ है। आज हमारे युवा हर जगह अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हरास तो देखने के लिए मिलता है। और वो हरास अगर कहा जाए तो वो आया है सबसे ज़्यादा हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण हाल के कुछ वर्षों में बिगड़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे साम्यवादी दर्शन ख़त्म होता जा रहा है। भाईचारा, प्रेम, परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई है। तो अगर खुशहाल हैं तो बदहाल भी हैं, क्योंकि देश की 75 साल आज़ादी को हो गए। हमने जहां बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खो भी दिया। आज हम अपने चारों ओर एक अजीब सा माहौल देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम उस जगह पर हैं जहां नहीं हमें होना चाहिए था। हमें पूर्णतः देश में जो एहसास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये नैतिक मूल्यों के ह्रास से हो रहा है, प्रेम और भाईचारे के ह्रास से हो रहा है। इस नज़रिए से हम बदहाल हैं और देश ने तरक्की की है, नई बुलंदियों को छुआ है। खेल जगत में कॉमनवेल्थ,
बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, ओलंपिक हैं, इन सब में नए पदक आए हैं, नए कीर्तिमान बने हैं, हमारे बच्चे देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम खुशहाल भी हैं। 75 साल में भारत 75 साल का हो गया है। 75 साल में कांग्रेस ने भी बहुत काम किया देश के लिए। ये मोदी सरकार ने 8 साल में कांग्रेस के काम को भुला दे रही है, भुलाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल, देश में कांग्रेस ने बहुत कुछ बदलाव लाया। बदलाव की ब्यार ही वहीं से बही जहां हम आज़ाद हुए, तो हम एक सुई के लिए भी विदेश पर निर्भर थे। आज हम अपनी टैंक बना रहे हैं, रक्षा उपकरण बना रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट बना रहे हैं। तो योगदान किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं, पूरे देश का होता है। कांग्रेस ने भी बहुत कुछ दिया है, मेट्रो दिया, रेल दिया, बहुत कुछ उपलब्धियां उनकी हैं, शहर शहर को जोड़ा। जहाँ तक बात बीजेपी का है, तो गवर्नमेंट जब दूसरी आती है तो उसको मुद्दा चाहिए होता है। मुद्दा कि आप जब तक दूसरों की कमियां नहीं गिनवाएंगे तो लोग आपको भला कैसे कहेंगे। तो सड़कों के नाम बदल देने से, शहरों के नाम बदल देने से, योजनाओं के नाम बदल देने से, उपाधियों और सम्मानों के नाम बदल देने से तरक्की नहीं होती है। आपने अगर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया तो ये देश के लिए कोई बहुत बड़ी गौरव नहीं थी। गौरव तब था कि आप दोनों रत्न चलाते, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी देते हैं और राजीव गांधी खेल रत्न भी देते हैं। शहरों के नाम बदलने से शहरों की तरक्की नहीं होती है। तो इस गवर्नमेंट ने काम से ज़्यादा दूसरों की गलतियां गिनाने और चीज़ों को बदलने में समय गुजारा, जिसका नतीजा है कि बेरोज़गारी का आंकड़ा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आज क्राइम का रेशियो उसकी वजह कर बढ़ रहा। तो दूसरों की कमियां गिनाने से अच्छा था कि इन 8 सालों में बीजेपी काम करती और काम के आधार पर अपनी उपलब्धियां गिनाती तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे नज़रिए से। आज आटा से लेकर डाटा तक जो है महंगा हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप एक कुशल गृहिणी भी हैं, इस महंगाई को आप किस रूप में देखती हैं? आपने जब आटा और डाटा की बात की तो बिल्कुल एक लॉलीपॉप की तरह जियो लाया गया। बाद में उसका प्रभाव हम सब ने देखा कि हमें आदी बनाकर कि हाँ, हम लोग जहाँ 1 GB में पूरा महीना 2G चलाते थे, 1 GB पर डे मिला, बहुत अच्छी बात थी, आदत बन गई। आज इतना महंगा है लेकिन हमारी मजबूरी है विवश करवाने के लिए। एक ज़माना था कि नमक बनाने पर टैक्स लग गया, तो गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ने के लिए लोग पैदल दांडी मार्च तक कर बैठे। और आज एक ज़माना है कि चावल से लेके, घी से लेके, दही से लेके, आटा से लेके तमाम वस्तुओं पर GST लगा दिया गया और सारे राजनेता चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ज़ोर आवाज़ उठाई तो ईडी का छापा कल हमारे घर पड़ेगा। गरीबों के थाली से भोजन को निकालने का काम किया गया ये GST लगाकर। एक तरह से कहिए तो ये अंग्रेज़ों से भी बड़े दुष्टतापूर्ण कार्य है। उन्होंने तो सिर्फ नमक पर लगाया था, इन्होंने तो हमारे भोजन के सारी चीज़ों पर ही GST लगा दिया। बहुत महंगाई है, गरीब विवश है 3 जून 2 रोटी खाने के लिए कि वो कैसे खाए, क्योंकि आज उसके बस में आटा नहीं है। और हद तो ये है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनको गेहूं मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया है और उनके पास रोटी के लिए आज गेहूं उपलब्ध नहीं है। आटा का मूल्य इतना ज़्यादा है कि वो ख़रीदने के लिए सक्षम नहीं है। इससे क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ होगा? नहीं हो रहा है, सिर्फ योजनाएं बन रही हैं। कहा जाता मनरेगा आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया, अंत्योदय योजना आया, बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन आज ज़रूरत है नीचे उतर कर देखने की कि इन योजनाओं का कितना लाभ किस वर्ग को प्राप्त हुआ। कि मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्रीय झंडा सब लोग फहराएंगे, सभी घर पे फहरेगा। घर तो दे दीजिए, हम झंडा भी फहरा लेंगे, घर तो दे दीजिए। ये सारी गतिविधियां केवल रोज़गार और महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए की गई है। अभी अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा, हर घर झंडा, इस पर आप क्या कहेंगे? हर घर झंडा फहराने का आदेश मिला है सरकार की तरफ से। मुझे तो लगता है कि हर घर झंडा फहराने का जो आदेश है, इसके लिए इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से झंडा बांट देना चाहिए था, क्योंकि जिनके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है झंडा खरीदने, वो कहाँ जाएंगे। तिरंगा हम दिलों में लेकर जीते हैं। हमारे
जो मध्यम और निम्न वर्ग के जवान इस तिरंगे को शरीर पर लपेट के मरने के लिए सीमा पर जाते हैं, आप हमें झंडा फहराने के लिए क्या संदेश दीजिएगा? झंडा को तो हम हमेशा से सर आंखों पे रखते आए हैं और तिरंगा का सम्मान करते आए हैं। ये केवल एक मुद्दा दिया गया है कि सारी मीडिया, सारे लोग तिरंगा 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 में लटक जाएं और इनका रोज़गार और महंगाई का मुद्दा गौन हो जाए। सब लोग उसने नहीं फहराया, उसने हाँ कहा, उसने ना कहा, ले डिबेट दे डिबेट गोदी मीडिया करती रहेगी और लोग उसमें ही उलझे रहेंगे और जो असली मुद्दा महंगाई और रोज़गार का वो कहीं ना कहीं गौन हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा तो हम लोग बचपन से एक उत्साह से फहराते आए हैं और फहराएंगे, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हर व्यक्ति उसको सम्मान करता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को तो यूं ही हमारी सड़कें तिरंगों से पट जाती हैं, हमारे घर पे तिरंगा लहराता है। किसी के कहने और दबाव से तो हम तिरंगा नहीं फहराते, हम तो दिल से फहराते हैं। तो ये केवल एक योजना है भटकाने की लोगों को। आप एक महिला है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की सबसे बेहतरीन योजना कौन सा है? हाँ, सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं लाई हैं। इसमें मेरे हिसाब से सबसे अच्छी योजना है कि नारियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश की गई है। उन्हें काम में और ख़ासकर अभी जो बिहार में हमारे बिहार पुलिस या एसआई या बीपीएससी वगैरह की बहालियाँ होती हैं, इनमें जो आरक्षण दिया गया है या मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में 33% आरक्षण दिया गया, ये बहुत अच्छी योजना है जिससे महिलाओं की, कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि आएगी और वो आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी आर्थिक रूप से। और जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी तो धीरे धीरे सामाजिक आत्मनिर्भरता भी उनके अंदर पैदा होगा। क्या गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है, होने जा रहा है? जो गांधी जी ने सपना देखा था, कल्पना किया था, वो आज समृद्ध समाज, समृद्ध देश, ये कहाँ तक हो पा रहा? गांधी जी का सपना लोग भूल गए हैं। गांधी जी का सपना था कि देश में शांति हो। वो राम राज की कल्पना तो किए थे, लेकिन कौन सा राम राज था वो राम राज था कि सब लोग सुख शांति से रहे, अहिंसा के मार्ग पर चले, देश आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तरक्की करे। लेकिन एक समय था कि गांधीवादी विचारधारा के लोग रेलवे हादसा की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री के पद से त्याग पत्र देते थे। और एक आज का ज़माना है कि सरकार को गिराने के लिए, एक एक वोट को अपनी तरफ करने के लिए करोड़ों में खेल होता है। बनी हुई चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है। चुनी हुई सरकारों में फेरबदल करके हमारे प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। तो गांधीवादी विचारधारा को लोग भूल गए हैं। आज एक नई विचारधारा, जिसे नफ़रत की विचारधारा कहते हैं, उसका प्रवाह तेज़ी से हो रहा है। मौजूदा राजनीति किस दिशा में जा रही, इस पर? राजनीति एक वो था जब देश आज़ाद हुआ, और उस वक्त राजनीति जो होती थी वो समाज सेवा के लिए होती थी, एकता के लिए होती थी, भाईचारे के लिए होती थी, देश की तरक्की के लिए होती थी। उस समय राजनीति का मूल्य था नैतिक मूल्य का। जो हमारे राजनेता होते थे वो अपना निजी हित छोड़ के देश हित, समाज हित के लिए काम करते थे। लेकिन आज की राजनीति पैसों की राजनीति है, वर्चस्व की राजनीति है, बाहुबल की राजनीति है। आज की राजनीति में लोग अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए या समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी विपरीत दिशा में और विकट परिस्थिति में राजनीति बह रही है, जो कि हम सब के लिए सोचने का विषय है कि अगर इसी स्थिति में रही तो देश का जो गौरव गाथा है, सम्मान है, जिसे हम लोग हर्ष के साथ दोहराते हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस पर सबको काम करना चाहिए और सोचना और मंथन करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गड़बड़ा गए, हमें कहाँ सुधार चाहिए और हम कैसे अपने देश के उस मूल्य को, जिस पर हम निर्मित हुए थे, निर्माण हुआ था, जो हमारा बेस है, जो हमको विश्व गुरु बनाता है, उसे हम फिर से जागृत कर सकें। आज समाज कहाँ खड़ा है? आप समाज को किस रूप में देखना चाहती हैं? आज समाज एक ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहाँ हर चीज़ के आधार को धर्म के अनुसार बांटा जा रहा है। अगर आपका पड़ोसी
आपके धर्म का है तो लड़ाई हुआ तो पड़ोसी की लड़ाई, अगर आपका पड़ोसी दूसरे धर्म का और बीच बच्चों का भी झगड़ा हो गया तो उसे धार्मिक रंग दे दिया जाता है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो। हम केवल भारत के नागरिक हैं, इस बात को हर धर्म के लोग समझें, सहिष्णुता और प्रेम से रहें। देश को तभी आर्थिक सामाजिक रूप से हम मजबूत बना सकते हैं जब हम देश के भीतर शांति व्यवस्था कायम रख सकेंगे, और देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हम घरेलू कलह से बाहर निकलकर देश को एक मजबूत आधार देकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा समाज ऐसा हो जहाँ सभी लोग भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, परस्पर साथ में होली और दिवाली, ईद और बकरीद मनाते हुए पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी जिएं। कोई भी आंतरिक कलह ना हो, आपसी झड़प ना हो, हर पर्व त्यौहार को एक खुशी का प्रतीक के रूप में मनाएं। किसी प्रकार का कोई उनके बीच में असहिष्णुता ना हो, उनके बीच में कोई दरार ना हो, कोई नफ़रत ना हो। समाज सेवा एक चुनौती है, इस क्षेत्र को आपने क्यों चुना? ज़िंदा रहने के लिए तो चरिंदे परिंदे भी ज़िंदा रहते हैं, तो लेकिन कहा गया है कि अल्लाह ने सबसे अफजल मुकाम इंसान को दिया है, सबसे ज़्यादा अहम दर्जा दिया है। और इंसान को क्यों दिया है? क्योंकि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जीते तो सब हैं अपने लिए, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो तो जो खुशी मिलती है, सुख मिलता है, उसकी कल्पना भी अपने आप में एक अलग अनुभूति कराती है। मुझे शुरू से ही, आज से नहीं, बचपन से ही दूसरों को दर्द में देखकर, परेशान देखकर एक अजीब सी चुभन और दर्द होती थी। तो और एक बचपन की स्थिति थी कि अपने घर में एक माहौल देखा था लोगों की मदद करने वाला, अपने ख़ासकर अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति थे वो, लोगों की मदद के लिए रात और दिन नहीं देखते थे, हर समय मौजूद होते थे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने अंदर एक छाप के रूप में मौजूद थी। वक्त मिला और जब लोगों का सपोर्ट मिला तो वो चीज़ बाहर आई। और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे वजूद से किसी को 1% भी फ़ायदा हो जाए, अगर मेरी पहल से किसी का 1% भी कोई प्रॉब्लम हल हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही सोचकर मैं समाज सेवा करती हूँ, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं मेरा जुनून है। और इंसान तभी कोई काम दिल से करता है जब वो उसका पैशन होता है, और समाज सेवा और बच्चों को पढ़ाना ये मेरा पैशन है, जिसे मैं दिल से करती हूँ, मजबूरी में नहीं। आप कोचिंग संस्थान की संचालिका है, कोचिंग संस्थान के तकरीबन 10 साल पूरा हो चुके हैं। 10 साल में आपकी संस्था का क्या क्या सफलता मिली? ये कोचिंग संस्थान 2014 में मैंने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन मैंने पढ़ाने की शुरुआत 1999 से ही की थी। बहुत सारी उपलब्धियां जो मुझे अपने सामने नज़र आती हैं, वो सबसे बड़ी ये है कि आज हमारे बच्चे भारत के अलग अलग कोने में, अलग अलग क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, आज वो एसआई के पद पर हैं, बरौनी रिफाइनरी में हैं, बिहार पुलिस में हैं, शिक्षक के पद पर हैं, एसएससी जीडी में वो गए, आर्मी में गए। तो उन लोगों को देश की सेवा करते और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य हैं और मैं उन भविष्य को तैयार करके भेज रही हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नगर निगम का चुनाव करीब है, आप नगर निगम के किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? जी हाँ, जो आने वाला नगर निगम चुनाव है उसमें मैं अपनी उम्मीदवारी एज ए वार्ड पार्षद दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड को एक आइडियल वार्ड बना सकूँ। शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, ये जितने तरह की भी उपलब्धियाँ हैं उन सब को अपने वार्ड को मैं उपलब्ध कराना चाहती हूँ। और एक आने वाले दिनों में एक आइडियल वार्ड के लोग कह सकें कि हाँ, बेगूसराय नगर निगम का वार्ड नंबर 35 एक आइडियल वार्ड है कि पूरे बिहार में उसका। आपने मेयर पद के लिए चयन क्यों नहीं किया? मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का मन क्यों नहीं बना रहे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मेयर पद का भी चुनाव मैं आपके ख्याल से लड़ सकती थी, लेकिन बात यह है
कि मेरा मानना है कि सुधार घर से होना चाहिए। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं पहला काम चाहती हूँ कि अपने वार्ड को सही करूँ, और मैं उतना ही काम का आश्वासन देती हूँ या बीड़ा उठाती हूँ जिसमें मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने वार्ड के लिए ही उपयुक्त हूँ। मैं अपने वार्ड में अगर चुन कर आती हूँ तो बेहतर से बेहतर कर सकती हूँ, इसलिए मैं पूरे नगर के लिए चुनाव ना लड़कर अपने वार्ड के लिए लड़ने का मन बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रही थी कोचिंग संस्थान की संचालिका डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने फ्रंट लाइन से, बेगूसराय फ्रंट लाइन से बहुत सारी बात की। आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन।